वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट में संवैधानिक विकास को सीख रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग चार्टर अधिनियम 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, यदि अपने समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरे के पूरे पीडीएफ को बाइलिंगुअल आप मंगा सकते हैं और अपना पूरा का पूरा समय रिवीजन पर फोकस कर सकते हैं साथियों। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप और इंग्लिश मीडियम में लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों ही ऑथेंटिक्स बुक हैं और इनके ही जो फैक्ट्स फिगर हैं वही हम अपने नोट्स में यूज कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं आगे की ओर, उसमें आप मिलाते हुए एक एक चीज चल सकते हैं। साथियों, अगर हम चार्टर एक्ट 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करें तो आपको पता होगा, हम लोगों ने इससे पहले 1813 का एक्ट पूरा का पूरा पढ़ा। इसके बाद 1833 का एक्ट पूरा पूरा पढ़ा। 1813 के एक्ट में यह क्लियर हो गया था कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एकाधिकार, जिसका मोनोपोली था इसका, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ये व्यापार कर रही है, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ये पूरा व्यापार कर रही है, उसके एकाधिकार मोनोपोली को समाप्त करने का प्रयास किया गया। एकाधिकार को समाप्त प्रयास ही नहीं किया बल्कि खत्म किया गया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार यही सिर्फ बना रहता है, बाकी और सारी चीजें इसके एकाधिकार मोनोपोली पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी जाती है। जबकि 1833 के एक्ट में हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल होता है वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है। और दूसरी चीज ये हम देखते हैं कि जो कंपनी का एकाधिकार था वो भी मतलब अभी कुछ जैसे चाय और चीनी के क्षेत्र में केवल एकाधिकार मिला था, बाकी जितने भी क्षेत्र थे उनमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथियों, 1833 के एक्ट में आपने देखा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार यानी कि ट्रेड राइट को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ट्रेड राइट को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यहां तक समझ पाए थे? ट्रेड राइट पूरी तरीके से खत्म। अब साथियों, इसके बाद का जो एक्ट आता है, ये इसके बाद का ही जो एक्ट है साथियों, वो 1853 का एक्ट है, जो कि 20 साल के बाद आया हुआ है। अब ये 1853 का जो एक्ट होता है साथियों, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। साथियों, ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक मंशा है, पहले तो मोनोपोली खत्म किए, एकाधिकार समाप्त किए, फिर ट्रेड राइट को समाप्त किए, फिर पूरी तरीके से कंपनी को एबॉलिश करते हैं साथियों। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि एक बहुत दिमाग से समझिएगा, लास्ट चार्टर था, इसके बाद कंपनी को समाप्त किया गया, इसमें नहीं। ये चीज ध्यान में रखना। लास्ट चार्टर था जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंपनी को अब समाप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। 1858 तक ये जो कंपनी समाप्त करने की बात आई है, 1858 का जो एक्ट है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट बोलते हैं, जो 1857 के बाद आया, इसमें कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है। तो एकाधिकार 1813 में खत्म, 1833 में व्यापारिक अधिकार खत्म, 1853 में आप देख रहे हैं ये लास्ट चार्टर है और इसमें कंपनी को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और 1858 में कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो आखिर 1853 के एक्ट में क्या होता है, यही हमें समझना है, यही हमें सीखना है कि 1853 के एक्ट में क्या होगा। ये बात समझ में आए? ये आप देख रहे हैं, इससे पहले ये जितने भी वीडियोस थे ये क्लास 13 है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्लास 12 के बाद क्लास 13 है, जिसमें ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जो 12 क्लासें हुई हैं, सीरीज से वीडियो देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
अब साथियों 1853 के चार्टर एक्ट को हम लोग देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ। साथियों 1853 के अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें, 1853 चार्टर एक्ट, देखिए ये हमारे पास पूरी तरीके से लिखा हुआ है। एक एक करके हम अभी आपको पूरा समझाएंगे कि क्या होता है। पहले हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। फिर ये पूरे के पूरे वीडियोस को भी, मतलब ये पूरे के पूरे जो पीडीएफ है, ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, यही पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं, ये सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो कुछ चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 1853 का साथियों चार्टर एक्ट है। क्या होता है इसमें? नंबर एक साथियों, आपने देखा था 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो परिषद थी उसमें 4 मेंबर थे, जिसमें 4 मेंबर की अगर हम बात करें तो वो 3+1 के फॉर्म में थे। साथियों ये जो एक है ना, ये विधि सदस्य था और लॉर्ड मैकाले ही पहला विधि सदस्य था, लॉ मेंबर था। अभी 1813 के चार्टर एक्ट में ये अस्थाई था। अभी अस्थाई यानी कि नॉन परमानेंट है, अस्थाई यानी कि नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट है। ये बात समझ में है? ये आगे चलकर क्या हो गया? परमानेंट हो गया साथियों। ये आगे चलकर परमानेंट हो गया। तो बात यह है, गवर्नर जनरल उसकी परिषद में 4 लोग थे। 3+1 को अगर हम बांट दें तो 3 सदस्य कैसे थे भाई? ये परमानेंट थे ही, ये स्थायी थे ही, परमानेंट थे ही। जो एक है वो अस्थायी है। ये बात समझ रहे हैं? एक अस्थायी है, ये नॉन परमानेंट था। लेकिन इस एक्ट में आते आते, इस एक्ट में आते आते क्या कर दिया गया? उसे परमानेंट कर दिया गया, उसे स्थायी कर दिया गया। ये बात समझ में आया साथियों? दूसरी बात, ये तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये घटना हुई। अब देखिए यही सारी चीज मैंने यहां लिखा है। गवर्नर जनरल परिषद में चौथे विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। फोर्थ लॉ मेंबर मेड परमानेंट गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि चौथा जो सदस्य था उसको काउंसिल में, मतलब एक तरीके से उसको परमानेंट कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और गवर्नर जनरल यदि चाहे तो 2 अतिरिक्त सदस्य को भी जोड़ सकता था, यानी कि 6 एडिशनल member were added to the governor general's council and the governor general can add 2 additional member if he wishes। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि भाई गवर्नर जनरल है और उसकी 4 लोगों की परिषद है। इसमें क्या किया गया? 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया, अदर मेंबर को भी जोड़ा गया, अदर मेंबर को भी जोड़ा गया। साथ में साथियों 2 मेंबर को और कहा गया कि भाई अगर गवर्नर जनरल चाहे तो 2 मेंबर और भी जोड़ सकता है, यानी कि 2 अदर मेंबर और आ सकते हैं। इस प्रकार टोटल अगर देखा जाए 6, 7, 8, 8, 4, 12 मेंबर साथियों, ये 18 यानी कि 12 मेंबर टोटल हो जाएंगे। इन 12 मेंबर को गवर्नर जनरल तो है ही है, गवर्नर जनरल +6 ये सारी है, इसको 12 मेंबर और गवर्नर जनरल की पूरी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद की संज्ञा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद बोला गया। क्लियर? इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, सीएलसी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बोला गया। साथियों ये जो 6 से 8 मेंबर हैं भाई, 6 से 8, 2 मेंबर वो अपने आप से भी जोड़ सकता है। ये जो 8 मेंबर हैं ये केवल और केवल लॉ बनाने में हेल्प करेंगे, लॉ बनाने में साथियों हेल्प करेंगे बस। जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद में जो मेंबर थे वो 4 ही थे। ये एग्जीक्यूटिव है, यानी कि ये कार्यपालिका थी इनकी। जबकि 6, 7, 8 ये लॉ बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आप देखते हैं इंडिया में जो विधायिका के लोग हैं वही कार्यपालिका के रूप में भी बैठते हैं। समझ रहे हैं? ये शायद अभी बहुत अच्छे से ना समझ में आए, बस इतना समझो, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और विधायिका नियम कानून बनाती है। तो ये जो 8 मेंबर, 6, 7, 8, अगर हम देखें तो ये जो टोटल 12 मेंबर है, यानी कि हम ऊपर लिख रहे हैं गवर्नर जनरल +12 मेंबर, समझ रहे हैं? ये विधायिका है, पूरी तरीके से विधायिका। लेकिन अगर कहा जाए एग्जीक्यूटिव इसमें कौन है, तो गवर्नर जनरल
+4, वही केवल कार्यपालिका है साथियों, केवल कार्यपालिका यही है। कार्यपालिका का मतलब यही केवल नियम को लागू करवा रहे हैं। विधायिका में ये 8 मेंबर भी और आ जाते हैं। विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर साथियों, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव। तो जब कार्यपालिका तुम कहोगे तो गवर्नर जनरल +4 कहोगे, एग्जीक्यूटिव जब भी कहोगे तो गवर्नर जनरल +4 बोलोगे, और जब भी तुम विधायिका बोलोगे तो गवर्नर जनरल +12 बोलोगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि जब भी तुम गवर्नर जनरल बोलोगे, हाँ, जब भी तुम गवर्नर जनरल +4 बोलोगे तो ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है, ये कार्यपालिका है साथियों। ये एग्जीक्यूटिव है। लेकिन तुमने अगर बोला गवर्नर जनरल +4 +8, 8 4 12, तो ये साथियों विधायिका हो जाए, ये लेजिस्लेचर हो जाएगी। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि पहली बार कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया, की शक्तियों का बंटवारा किया गया। पहले जब हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़े थे, तो उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का किस तरह बंटवारा किया है, कैसे कोर्ट न्याय से अलग, जैसे कैसे कोर्ट गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से अलग है, वो हम लोग 1781 के सेटलमेंट एक्ट में पढ़ा था। लेकिन साथियों यहां क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका कैसे विधायिका से अलग हो रही है, कैसे तुम्हारी एग्जीक्यूटिव कैसे लेजिस्लेचर से अलग हो रही है। ये बात समझ में आए? ये बात क्लियर हुई? बताएं, सभी लोग बताएं। ठीक है, तो कार्यपालिका विधायिका का वो हुआ। अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे? अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे? सिर्फ विधि बनाएंगे। ये चीज ध्यान में रहे साथियों। गवर्नर जनरल के पास जो वीटो की पावर है वो बनी रहेगी, कोई इसे छीन नहीं सकता। वीटो की पावर बनी रहेगी, कोई नहीं ले सकता। साथ में और क्या क्या किया गया साथियों? सीओडी हम लोग पढ़े थे, समझ रहे? वो आ, ये क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, जिसे निदेशक मंडल कहते थे, निदेशक मंडल सीओडी। इसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। कितनी कर दी? सदस्यों की जो मेंबर है वो 24 से घटाकर कितना कर दिया? 18। और इसमें से 6 जो होंगे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब आप देख लीजिए, यही सारी चीजें मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड की है। हाँ भाई, गवर्नर जनरल परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और गवर्नर जनरल यदि चाहे तो 2 अतिरिक्त सदस्य को भी जोड़ सकता है। ठीक है, यहां पर यह बात की गई। दूसरी चीज यहां पर देख रहे हैं आप, अर्थात परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई, लेकिन यह ध्यान रहे 4 सदस्य कार्यकारी सदस्य के रूप में ही थे, जबकि 6 से 8 अतिरिक्त सदस्य केवल विधि बनाते थे। यही बात तो मैंने अभी समझाई आप। अर्थात यहां पर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को बांटा गया है। यहां पर समझिएगा, देयर दैट इज हियर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर डिवाइडेड। समझ रहे? यहां पर बांटा गया, ये देख लीजिए। एंड द 12 मेंबर काउंसिल वॉज कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। साथियों ये जो 12 मेंबर थे, इसी को हम तो केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जानते हैं। विच फंक्शन लाइक द पार्लियामेंट एंड इन विच 4 मेंबर वर एग्जीक्यूटिव मेंबर। भैया कार्यकारी सदस्य थे जो 4 सदस्य थे। ये बात क्लियर? बताएं। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि अधिनियम बनेगी, ऐसा प्रावधान किया गया, तथा गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर बनी रहेगी। अ प्रोविजन वॉज मेड दैट laws and act will be made with the approval of the governor general, and the governor general will continue to have veto। यानी कि साथियों यहां ये बात की गई, अभी आप इससे पहले वाले एक्ट में 1833 वाले एक्ट में पढ़ा था कि जो परिषद के द्वारा विधि बनाई जाएगी उसे अधिनियम कहा जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर एक थोड़ा सा सुधार किया गया कि ये गवर्नर जनरल
की स्वीकृति से विधि अधिनियम बनेगी, ये बात लागू रहेगी। ये लागू हो गया था पहले ही 1833 के एक्ट में, अगर पढ़े होंगे लाइन से, आप सीरीज से पढ़ रहे होंगे, तो ये बात यहां पर बनी रही। साथ में वीटो की पावर भी मेंटेन रही। ये बात समझ में आए? अब साथियों यहां पर सीओडी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18। वही चीज तो बताई गई है। ठीक है। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट नहीं, यहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट was reduced from 24 to 18, which 6 member were recruited by the British Crown। ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। कंपनी के लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया, ये चीज ध्यान में रखना। द कंपनी लाइसेंस वॉज नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम 20 ईयर बिकॉज द ब्रिटिश पार्लियामेंट नाउ इंटेंडेड दैट लिक्विडेट द कंपनी, यानी कि वो चाहती थी कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। उसकी मंशा थी कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ाई। बंगाल का गवर्नर वही रहता था जो भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन ध्यान रहे इस अधिनियम में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया। द गवर्नर ऑफ द बंगाल यूज टू बी सेम एट द, मतलब जो बंगाल का गवर्नर होता था वही क्या होता था भाई, वही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था। लेकिन इसमें यह विधा समाप्त कर दी गई और क्या कर दिया गया कि बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। साथियों ये अंतिम चार्टर एक्ट यही था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट के नाम से कुछ भी नहीं आया। और ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझा दी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये मैंने आपको, भाई वही तो बनेगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और वही भारत का गवर्नर जनरल बनेगा जो 1833 में बना था। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। अब साथियों हम भारत शासन अधिनियम में आएंगे 1858। इसे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या चीज है भाई, इसमें क्या चीज लागू किया गया? असल में गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट, भारत जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसे भारत सरकार ही बोला, मतलब भारत सरकार के रूप में। यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, यहां कोई इंडियन राजनेता या इंडियन लीडर्स नहीं आ गए थे। असल में जो ब्रिटेन की संसद है, समझ रहे हैं, जो कानून पारित कर रही है वही पूरे भारत के लिए। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहां पर प्रत्यक्ष तरीके से कंपनी हटा दिया गया, क्राउन का शासन आ गया। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब अप्रत्यक्ष तरीके से शासन, अब मतलब वही ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन चालू हो गया। अप्रत्यक्ष यहां कुछ भी नहीं रहा, पहले अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था, अब क्या हो गया? डायरेक्ट। साथियों इस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश तक का शासन लागू किया गया भारत पर। यानी कि यहां मैंने कुछ चीजें, हाँ यहां पर ये बात की गई, ब्रिटिश रूल वॉज इम्पोज्ड ऑन द इंडिया, यानी कि पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन, यहां ब्रिटिश शासन लागू किया गया भारत पर। ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से लागू हो गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल आ गया, अब संसद का सीधे कंट्रोल आ गया। ब्रिटेन में क्या होने वाला परिवर्तन? चेंज टेकिंग प्लेस इन ब्रिटेन। क्या हुआ? सीओडी बीओसी ये पहले कहां थे? ब्रिटेन में ही तो थे। समाप्त कर दिया गया कि भैया इसे हटाओ, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गृह सरकार का शासन आरंभ हो गया भारत पर, आरंभ। होम गवर्नमेंट, प्लेस ऑफ होम गवर्नमेंट रूल बिगैन ओवर इंडिया। ये बात समझ में आया? यानी कि वही कुल मिलाकर सीओडी बीओसी को खत्म करो और किसका शासन? ब्रिटिश किसका शासन? ब्रिटिश संसद का शासन। अब देखो ब्रिटिश संसद अपने आप तो करेगी नहीं, उसके पास बहुत सारे काम है। तो ब्रिटिश संसद एक क्या, एक कोई बॉडी बनाएगी। क्या बॉडी बनाएगी? देखो क्या किया गया इस गृह शासन में, क्या किया गया? गृह सरकार का जो शासन था, यानी कि एक तरीके से होम गवर्नमेंट का जो शासन था, उसका क्या नियम था? जिसमें एक भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्य की भारतीय परिषद बनाई गई, इन विच द पोस्ट ऑफ द इंडियन सेक्रेटरी वॉज क्रिएटेड। इंडियन सेक्रेटरी की एक पोस्ट बनाई गई। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ 15 मेंबर वॉज क्रिएटेड असिस्ट द इंडियन सेक्रेटरी। इस इंडियन सेक्रेटरी की कौन सहायता करेगा? 15 सदस्य का मेंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय परिषद बोलते हैं, यही सहायता करेगी। यानी कि साथियों बीओसी सीओडी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत पर गृह सरकार का शासन चालू हो गया। होम गवर्नमेंट का यहां सीधा मतलब है ब्रिटिश पार्लियामेंट। साथियों
यानी कि घर का शासन आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां पर। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ तो बनाएगी इसके लिए, जिसमें एक भारत सा सचिव पद बनाया गया, ठीक है, मतलब इंडियन सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई, और भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्य का क्या बनाया गया, काउंसिल बनाई गई, जिसे भारतीय परिषद कहा गया। यह बात समझ में है। भारत सचिव कैबिनेट मंत्री के समान होता था, यानी कि ब्रिटेन में जो कैबिनेट मंत्री होता उसके समान, तथा भारत सचिव और परिषद के वेतन तथा खर्चा भारत के राजस्व से दिया जा रहा था। सोचो क्या क्या किया गया, मैं फिर से यहां पर आपके लिए लिखता हूं भाई। देखिए, क्या किया गया। एक तो सीओडी, बीओसी को पूरी तरीके से समाप्त किया गया कि भैया अब तुम्हारा नियंत्रण है, ठीक है। होम गवर्नमेंट का शासन स्टेब्लिश हो गया। होम गवर्नमेंट का मतलब यहां कुछ और नहीं, समझना। होम गवर्नमेंट का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन चालू। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ तो करेगी, तो इसने क्या किया, एक इंडियन सेक्रेटरी बनाया। इंडियन सेक्रेटरी बनाया। साथियों, इंडियन सेक्रेटरी के सहायता के लिए 15 सदस्य की एक इंडियन काउंसिल बनाई, भारतीय परिषद बनाई। 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल बनाई, समझ रहे हैं। इंडियन सेक्रेटरी की सहायता के लिए क्या बनाया, 15 सदस्यों का एक काउंसिल बनाया। अब इनका जो वेतन था साथियों, वेतन व खर्चा, वो कहां से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से, इंडिया के रेवेन्यू से दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आए। क्योंकि भाई 1858 का जब क्रांति हुआ, तो ये सारी चीजें अब खत्म करनी पड़ी। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, यहां कुछ बातें नोट, ये इस एक्ट की नहीं है, ये इस एक्ट की नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। ये एक्ट में नहीं, 1853 में एक्ट जो था इसमें ये बात नहीं है, ये आगे होगी। देखो 1858 लिखा है, 1919 लिखा है। तो 1858 में भारत सचिव, उसके परिषद का वेतन भारत से दिया गया, ये तो आपको क्लियर पता, पहले पता हो गया 1858 में, ठीक है। मतलब 1858, हाँ, मैंने ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है, खैर कोई बात नहीं। मैंने यहां लिखा 1858 के एक्ट में क्या क्या नहीं, मतलब ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो लाइनें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ भारत सचिव का आगे क्या हुआ ये बता रहा है। भारत सचिव का आगे क्या क्या होता है, भारत परिषद का क्या होता है, ये बात बताई जा रही है। ये जो लाइनें हैं, ये बता रही हैं कि भारत सचिव का आगे होता क्या है, भारत परिषद जो बना, इंडियन काउंसिल बना, उसका फ्यूचर क्या होता है, ये नोट इसीलिए लिखा है, समझ रहे हैं। ये सब 1858 के एक्ट में नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, या आगे क्या होता है उसकी बात की जा रही है। तो साथियों, अभी आपने पढ़ा 1858 में भारत सचिव, उसके परिषद के वेतन भारत से दिया गया, ये तो ठीक है, चलो समझ में आ गया। साथियों, 1919 में परिषद की संख्या कम कर दी गई, यानी कि जो काउंसिल थी, समझ रहे हैं, उसका नंबर कम कर दिया गया, उसका नंबर कम कर दिया गया, तथा उसके वेतन व खर्चे ब्रिटेन से दिए जाने लगे। अब देखो, जब बात ये आई संख्या कम कर दिया जाए, मतलब जब ब्रिटेन से देने की बात आई कि ब्रिटेन से पैसा दिया जाए, तो परिषद की संख्या क्या हो गई भाई, कम हो गई। देख लीजिए आप इनकी चालाकी, काउंसिल के मेंबर की संख्या कम कर दिए। 1919 में भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी और हाई कमीशन बनाया गया। 1919 में यह किया गया। साथ में एक और चीज यहां देखो, 1935 तक, ये भी इसमें जोड़ लेना, 1935 तक भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। टिल 1953 इंडियन काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड। समझे। तो अब मैं समझाता हूं। देखिए, होता क्या है आखिर, जैसे तुमने कहा इंडियन सेक्रेटरी, तो इनका फ्यूचर ये होता है 1919 तक आते आते। अब ये हो गया कि वेतन व खर्चा कहां से दिया जाएगा, ब्रिटेन से दिया जाएगा। अब जब ब्रिटेन से खर्चा दिया जाएगा, तो इन्होंने एक चालाकी चली, क्या, कि इसके जो मेंबर थे 15 सदस्य, उसको कम करना चालू किए, कम करना स्टार्ट कर दिए कि ये भाई कम करो, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है।
1919 में। साथियों उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या चीज लिखी है, भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई तथा हाई कमीशन अपॉइंट किया गया। यानी कि यहां पर सचिव की शक्तियां भी कम कर दी गई और हाई कमीशन बना लिए, हाई कमीशन बना लेते हैं, ये फ्यूचर में बता रहा हूं। तो हाई कमीशन की नियुक्ति की और 1935 तक भारत परिषद को ही क्या कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश। समझ रहे हैं? और दूसरा ये भी इसमें इंक्लूड कर लेना कि 1947 तक भारत का सचिव का क्या हुआ भैया, वो भी खत्म। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज आल्सो एबॉलिश 1947। यानी कि साथियों 47 तक आते आते सेक्रेटरी खत्म हो गए, 35 तक आते आते भारत परिषद खत्म हो गया। ये फ्यूचर बता रहा है, मतलब फ्यूचर का मतलब अभी तुमने सचिव वचिव पढ़ा है ना, कि सचिव बने और फलाना ढिमकाना परिषद बने, या इंडियन काउंसिल बनी, इंडियन सेक्रेटरी बनी 1858 में। ये कब खत्म हो जाते हैं, 35 और 47 तक आते हुए ये खत्म हो जाते हैं। अब भारत में क्या परिवर्तन हुआ, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। यहां पर एक चीज गौर करना, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तुम 1858 का एक्ट पढ़ रहे हो, तो ये जितना रेड से नोट लगा के लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ये 1858 में नहीं है। केवल ये लाइन भले 1858 से बिलोंग करती है, मतलब जुड़ती है, बाकी जो अन्य रेड से लिखी गई लाइनें यहां तक जो नीचे तक हैं, अरे कहां गया, यहां तक, ये सब आगे का फ्यूचर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। उस एक्ट में नहीं लिखा है, अभी तो एक्ट पहले आया, फ्यूचर कैसे आ जाएगा उसका। समझ रहे हैं, अभी तो एक्ट आया हुआ, अभी फ्यूचर तो आ नहीं जाएगा ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो उसका फ्यूचर आगे क्या होता है ये तो समझ सकते हैं ना। तो एक्ट में ये बात अभी नहीं की गई है। भारत में होने वाला परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया भैया, वायसराय। यहां ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अब गवर्नर जनरल को वायसराय बोला गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड वायसराय, द फर्स्ट वायसराय इज लॉर्ड कैनिंग। अब देख लीजिए, फर्स्ट वायसराय। तथा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। यानी कि जो कैनिंग मतलब जो विक्टोरिया ने डिक्लेरेशन किया था 1 नवंबर को 1858 के द्वारा 58 में, जो हमारे यहां का वायसराय था कैनिंग ने इसको पढ़ा तथा इसको भारत के बड़े बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इट कॉल्ड मैग्ना कार्टा फॉर इंडिया बाय द ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंडिया। यानी कि जो भारत के बड़े बड़े विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ये भारत के लिए महाअधिकार पत्र है, तो बड़ा अच्छा हो गया। कंपनी बहुत लूट रही थी लेकिन ये जान नहीं रहे थे अभी ये लोग क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अभी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं आगे क्या होगा। तो बात यह है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा शुरुआत में क्या क्या है, ये तो मैग्ना कार्टा है, यानी कि भारत के लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो साथियों इसमें मेन चीज आपने समझ ली कि भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें वीडियो नंबर 13 में आपको मैंने बता दी। इसके पहले वीडियो 12, 11 सब जो चार्टर एक्ट था और सारी चीजें रेगुलेटिंग एक्ट था उनमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी पूरी की पूरी मंशा क्या थी कि एक तरीके से कंपनी को समाप्त किया जाए, और 1858 में पूरी तरीके से कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। कॉर्ड बॉक को पूरी तरह, सीओडी और बीओसी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाता है। समझ रहे, भारत सचिव का पद बनता है वो भी आगे चलकर खत्म होने लगता है। यह बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि कैसे कैसे 1853 के एक्ट में क्या क्या चेंजेज हुए, कौन कौन से गवर्नर जनरल में कितने मेंबर जोड़े गए, कैसे एग्जीक्यूटिव कैसे लेजिस्लेचर में आपस में बंटवारा किया गया, ये सारी चीजें एक एक करके आप लोगों ने देख लिया साथियों। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई चीजें समझ में ना आती हो तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, तभी तो। अच्छा, कोई भी वीडियो देखिए तो उससे पहले वाला जो सीरीज से वीडियोस पड़ी है उसको जरूर देख लीजिए, तभी आगे चल के समझ में आएगा। ये एक्ट है, ये बहुत आसान नहीं है, इसीलिए पॉलिटी में ज्यादातर टीचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से नहीं पढ़ाते कि कहीं तुम इसी में ना सोने लगो। लेकिन बात यह है हम सीरीज से चलेंगे, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमको पढ़ाना है तो
चाहे हमारे 1 सब्सक्राइबर हो, चाहे 0 सब्सक्राइबर हो, चाहे लाखों में सब्सक्राइबर हो, हम सीरीज से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।